तो सभी लोग होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो डिपेंड होगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। आज के सेशन में हम टोटली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आप बेटर स्टॉक को पकड़ पाओगे, किस तरीके से आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पिक कर पाओगे। इफ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इतने सारे स्टॉक्स है मार्केट में। जैसे हमने देखा कि एनएससी में 6,000 प्लस कंपनीज है, बीएससी में 30,000 प्लस कंपनीज है। तो इसमें से कौन सी ऐसी बेस्ट कंपनी होगी जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सी कंपनी है जहां पे मैं मेरे पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। देखो, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस देख के आप किसी भी शेयर को बाय और सेल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज को देख के कभी भी आपको आपका ओपिनियन या फिर आपका डिसीजन नहीं बनाना है। आपको उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। इफ अगर कोई कंपनी अगर बेटर कर रही है तो डेफिनेटली उसके स्टॉक के प्राइसेस में भी वो दिखेगा कि कंपनी की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ अगर कंपनी कोई भी कंपनी अगर बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उसके स्टॉक के प्राइसेस में भी आपको दिखेगा कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइसेस आपको फॉल होते हुए दिखेंगे। तो आपको उसमें क्या क्या सारी चीजें हैं जो देखनी होती है। तो काफी रेशियोज होते हैं। मैं आपको कुछ रेशियोज वगैरह उसके कैलकुलेशंस बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं रेशियोज एक्सप्लेन करूंगा। होप करता हूँ सभी लोगों ने नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे सभी लोग, बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि आप जब लेक्चर में आओगे तो नोटबुक और पेन लेके आना, बिकॉज आज का लेक्चर ऐसा है कि जहाँ पे आपको थोड़ी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। बिकॉज फंडामेंटल ऐसे होता है कि थोड़ा सा आपको ये चीज थ्योरेटिकल लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगेगा। बट देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छे स्टॉक पिक करने हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केट में दो चीजें करके आप मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालो, किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करो और उसको 2 साल 4 साल 5 साल होल्ड करो। सेकंड, आपके पास एक ऑप्शन होता है जो कि होता है ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, छोटी सी मूवमेंट कैप्चर करो और वहां से एग्जिट ले लो। इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। 2 4 मंथ के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल गई जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकली आपको वहां पे बाइंग लेवल्स मिल गई, उसको बाय किया, 1 2 4 महीने होल्ड किया, 10 15% का प्रॉफिट निकाला और वहां से एग्जिट ले लिया, नए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की। इस तरीके से। और थर्ड ऑप्शन होता है जो कि होता है ट्रेडिंग, इंट्राडे। इंट्राडे में फ्यूचर्स भी कर सकते हो और ऑप्शंस भी कर सकते हो। और फ्यूचर्स ऑप्शंस, इसके बारे में हम डिटेल में आगे के जो सेशंस होंगे उनमें समझेंगे। बट अब हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस को किस तरीके से किया जाता है। तो काफी इसकी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप किसी भी कंपनी का डाटा जो है उसका स्टडी कर सकते हो। तो हमें किसी रैंडम वेबसाइट से जाने से बेटर है एक स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये जो सारा डाटा है वो एक ही जगह पे मिलता है। कंपनी के रेशियोज, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी के कैश फ्लोज, हर एक डिटेल जो है कंपनी के आपको एक ही वेबसाइट पे मिलती है। सॉरी। जो कि है स्क्रीनर। तो इसको किस तरीके से हमें देखना है उसको हम समझते हैं। जस्ट मुझे सभी लोग इतना बताना, मेरे स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। सर। चलो, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है अभी। देखो, जैसे आप गूगल पे आते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे? सॉरी, स्क्रीनर सर्च करना है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपने स्क्रीनर सर्च किया, फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप में से कोई भी एक पर्सन मुझे किसी भी एक कंपनी का नाम बता दो। हम उस कंपनी का स्टडी करेंगे कि वो कंपनी बाइंग करने के लिए बेस्ट है या फिर नहीं। कोई भी एक कंपनी आप बता दो, उसके बारे में आज हम फंडामेंटली रिसर्च करेंगे कि वो कंपनी बाइंग करने के लिए अभी के टाइम पे बेटर है या फिर नहीं। कोई भी एक पर्सन, आप में से कोई भी एक पर्सन एक कंपनी के बारे में बता देना। किसी भी एक कंपनी का नाम सजेस्ट मा- करो। बोलो कौन मारुति सा? सुजुकी। मारुति सुजुकी। चलो, इसके सुजुकी। बारे में हम देखते हैं। हमने वहां पे सिंपली सर्च किया मारुति सुजुकी, तो हमारे सामने इस तरीके से क्या आ जाता है, चार्ट आ जाता है, सारी मारुति सुजुकी की सारी डिटेल्स है यहाँ पे। तो ये होता क्या है, देखो। पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपनी का नाम। यहाँ पे क्या है? कंपनी का नाम। ये फर्स्ट क्या है? कंपनी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो दिख रही है वो आज की करंट प्राइस है। आज इस शेयर की प्राइस क्या है? 16,200
16,239, इसकी क्या है, ये प्राइस है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब क्या, जो आज की प्राइस है, अगर उसको आप इंटू करोगे किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से, किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको ये वैल्यू निकल के आती है। मतलब कंपनी की ऑल ओवर वैल्यूएशन कितनी है, टोटल कंपनी की वर्थ कितनी है। और ये जो सारे अमाउंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे अमाउंट्स करोड़ में है। इफ अगर आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन देखने जाओगे, ये मार्केट कैप देखोगे, तो ये होता है सीआर में। ये देखो आपके सामने यहाँ पे दिखा हुआ है सीआर। तो यहाँ पे आपको सिंपल यही पता चलेगा कि कंपनी का ये क्या है, प्राइस है, यहाँ पे क्या है, मार्केट कैप। ठीक है। उसके बाजू में है करंट प्राइस, मतलब सेम वही शेयर की प्राइस है। उसके बाजू में हाईज और लोज आपको दिख रहे हैं। ये जो हाई और लो है, वो होता है 52 वीक्स का। कितने वीक्स का, 52 वीक्स। 52 वीक्स ने मारुति सुजुकी का शेयर जो है, उसने कितना हाई बनाया और कितने का लो बनाया। ये जो 16,674 दिख रहा है आपको, ये क्या है, कंपनी का हाई है। और ये जो 10,725 दिख रहा है, ये कंपनी का क्या है, लो है। अभी ये चीज मैटर कर रही है क्या, कुछ भी नहीं। हाई लो कितना भी होने दो, करंट प्राइस कितनी भी होने दो, मार्केट कैप कितना भी होने दो, इससे थोड़ी हमें पता चलेगा कि सर ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें देखनी होती है, कि उससे हमें पता चलता है कि शेयर को बाय कर सकते हैं या फिर नहीं। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ रेशोज होते हैं जो कि आपको देखने होते हैं। चलो यहाँ पे मैं रेशोज आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे तीन चार टाइप्स के रेशोज है जो कि आपको देखने होते हैं। पहला होता है पीई रेशो। पीई रेशो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है, चलो रुको, इसको हम ना 2 मिनट हम साइड में रखते हैं, इसको रेशियोज को थोड़ा सा साइड में रखना। सबसे पहले ना आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि मार्केट में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट के मार्केट में कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन, कि मार्केट में कौन कौन लोग हैं। देखो मार्केट में ना टोटल 4 टाइप्स के लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं रिटेलर्स, सेकंड होते हैं एचएनआई, थर्ड होते हैं डीआईआई, और फोर्थ होते हैं एफआईआई। देखो अभी ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज फंडामेंटल हम देखेंगे ना, तो इसके बाद में हमें ये टॉपिक आएगा। ये चार लोग होते हैं जो कि मार्केट में होते हैं। तो ये चार लोग कौन है, रिटेलर्स मतलब कौन, आपके और मेरे जैसे छोटे इंसान जिनके पास छोटा छोटा कैपिटल है। जैसे 100-200 रुपए से लेके 4-5 करोड़ के आसपास तक कैपिटल है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिटेलर्स। काफी ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास 2-4 करोड़ का भी कैपिटल होता है, उन्हें भी हम एक रिटेलर ही बोलते हैं। ठीक है। रिटेलर मतलब ऐसे लोग जिनके पास 100-200 रुपए से लेके 4-5 करोड़ के आसपास तक का कैपिटल है। उसके बाद होते हैं एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। मतलब जिनके पास खुद का पैसा है बट बहुत बड़ा पैसा है। जैसे 200-400 करोड़ से लेके 500-600 हजार 2,000 करोड़ के आसपास तक, 2-4 हजार करोड़ के आसपास तक इनके पास क्या होता है, कैपिटल होता है खुद का। जैसे आपको काफी नाम आपने सुना होगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, राधा किशन दमानी है। ये इंडिविजुअल्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके पास खुद का बहुत बड़ा पैसा है। इनकी इवन खुद की ब्रोकरिंग फर्म्स भी है ना। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, राकेश झुनझुनवाला जी है, उनकी खुद की एक ब्रोकिंग फर्म है जो कि है मोतीलाल ओसवाल, है ना। क्योंकि इनके पास काफी बड़ा कैपिटल होता है। तो ये किसी भी कंपनी में अपना स्टेक बना के उस कंपनी की प्राइजेस जो है उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ है। कितनी है, 1,000 करोड़ की कोई कंपनी है। अगर कोई ये इतना बड़ा इन्वेस्टर, एक एचएनआई, अगर इसमें सीधा 200 करोड़ की बाइंग कर दे तो देखो, मार्केट जो चलता है वो चलता है बायर और सेलर से। किससे चलेगा मार्केट, बायर और सेलर से। यहाँ पे मैं क्लियर बता देता हूँ, चलो। एक कंपनी है जो कि 100 करोड़ की है, अगर उसमें 200 करोड़ की अगर बाइंग आ जाती है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ क्यों, मार्केट जो चलता है वो किससे चलता है, बाइंग और सेलिंग से। अगर किसी भी प्रोडक्ट को, मान लो 100 प्रोडक्ट है और उसको बाय करने के लिए 1,000 लोग हैं, प्रोडक्ट तो सिर्फ 100 ही है, बट बाय करने के लिए 1,000 लोग आ गए, तो वहां पे उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज जो सेलर है उसको दिख रहा है कि सामने
1000 लोग हैं बाय करने के लिए, तो मैं इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो लेगा ही। 100 रुपए का अगर मेरा प्रोडक्ट है तो मैं इसको 150 में बेच देता हूँ, जिसको लेना है वो लेगा। 1000 में से 100 लोग, 150 लोग, 100 लोग तो लेंगे नहीं, लेंगे ही ना। अगर वो सेम प्रोडक्ट अगर 100 से अगर 150 का भी होगा, तो भी 100 लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है। तो इसकी प्राइस क्यों बढ़ी? बिकॉज बाइंग प्रेशर ज्यादा है। अगर कोई HNI किसी एक इंडिविजुअल किसी भी एक कंपनी में अगर 200-300 करोड़ की अगर बाइंग कर देगा, सॉरी, तो उस शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है ना। राइट है मैं जो कह रहा हूं? समझ पा रहे हो मेरे पॉइंट को? अगर किसी भी कंपनी की अगर छोटी सी वैल्यूएशन है, अगर उसमें कोई एक ऐसा पर्सन जो कि 200-300 करोड़ लगा दे रहा है, अगर उसमें बाइंग कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उस शेयर की प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके बाद आते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि इंडिया की इंस्टीट्यूट्स है। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की इंस्टीट्यूट्स। जैसे कौन सी है? फर्स्ट हुआ LIC। ये आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? जो भी लोग LIC को प्रीमियम्स पे करते हैं, वो LIC वाले वो सारा प्रीमियम्स स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। अगर कोई यहाँ पे जॉब्स वगैरह पर्सन होगा, कोई जॉब पे जाता होगा, तो उनको पता होगा कि आप अगर जॉब पे जाते हो तो आपके आपकी जो सैलरी है उसमें से PF कटता है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं हम इसे, जो कि आपके सैलरी से PF कटता है ना? जो आपके PF कटता है आपकी सैलरी से, वो जो PF होता है, वहां पे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो कि आपका PF का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड तो आप सभी को पता है, डायरेक्टली बता ही देते हैं कि आपका पैसा हम स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, है ना? उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है, LIC पॉलिसीज जैसे हमने देखा, इंश्योरेंस पॉलिसीज है। काफी ऐसी ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं? आपका जो पैसा है कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में। ठीक है। और FIIs कौन होते हैं? FIIs वो लोग होते हैं जो कि बाहर के देश से पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर के देश से मतलब इंडिया छोड़ के फॉरेन कंट्री जो भी है, भारत छोड़ के बाहर की जो भी कंट्रीज है, वहां से अगर कोई पर्सन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी इंसान अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? FII। देखो, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स होती है ना, उनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। दो चार सौ करोड़ से लेके 200-400 करोड़ से लेके उनके पास लाख 2 लाख करोड़ के आसपास क्या होता है? कैपिटल होता है। इससे भी इवन बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, बट मिनिमम 20,000 करोड़ से ज्यादा ही होता है। और जो FIIs होते हैं, इनके पास 40-50 हजार करोड़ से लेके 5-10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कैपिटल होता है। अभी आप मुझे बताना, FIIs अगर इतना पैसा अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी इकोनॉमी इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी इकोनॉमी में, तो आपको क्या लगता है उस इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी की प्राइजेस इंक्रीज होगी, GDP इंक्रीज होगी? अगर GDP इंक्रीज हो रही है, लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली शेयर प्राइजेस भी इंक्रीज होगी। राइट। इसकी वजह से अगर कहीं पे भी FIIs अगर इंटर कर रहे हैं किसी भी शेयर में, मान लो, या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमी में, या फिर किसी रैंडम रैंडम शेयर्स में, किसी भी अलग अलग शेयर्स में अगर FIIs इंटर कर रहे हैं, तो बहुत हेवी क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। और इनके पास बहुत बड़े बड़े एनालिसिस होते हैं, एनालाइजर होते हैं, जिनको पता होता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो कंट्रीज है वो कौन सी डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ कौन सी डायरेक्शन में आएगी, कौन सी कंपनीज है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो इन फ्यूचर आगे बढ़ेंगे, इन फ्यूचर उनकी प्राइजेस इंक्रीज हो सकती है। ये सारी चीजें FII को पता होती है। तो इसके वजह से FII जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, उन शेयर में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल दिखता है इन फ्यूचर। ठीक है। क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ देख के इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो रिटेलर्स है, ये तो सिर्फ न्यूज के ऊपर डिपेंड होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि खुद अच्छा एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। बट काफी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा, मुझे टेलीग्राम पे कोई टिप मिली कि ये शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो मैंने उस शेयर को बाय किया। काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि यही देख के बाय करते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगा कि इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी धूप ज्यादा बढ़ रही है, तो जो कि काफी ऐसे कूलर्स वगैरह की कंपनीज है, उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। ऐसे भी सोच के कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटेलर कैटेगरी जहां पे जा रही है ना, वहां पे जाना आप अगर बंद करोगे, तो आप मार्केट में HNI, DII और FII को ट्रैक करके मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप बेटर रिटर्न्स जमा पाओगे। बिकॉज इनका देखो, इनके पास काफी एनालाइजर है,
ये अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर कोई रिटेलर जिसके पास सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, उनके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है फंडामेंटल चीजें देखने की, उनके पास प्रॉपर एनालाइज करने का यही नहीं है, मतलब टैक्ट ही नहीं है कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है किसी भी सेक्टर को, किसी भी कंपनी को। बट HNI जो है, DII है, FII, इनको पता है, इनके पास एनालाइजर है, इन्हें पता है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये अच्छी जगह पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल इतना ही मीनिंग है, जहां पे रिटेलर जा रहा है वहां पे जाना बंद करो, जहां पे DII, FII और HNI जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, चलो हम कहाँ पे थे, क्या देख रहे थे हम, रेशोज देख रहे थे ना। देखो मार्केट में ना, ये सभी लोगों को क्लियर हुआ ये चीज पार्टिसिपेंट्स के बारे में, बिकॉज ये चीज बताया मैंने इस चीज के लिए, बिकॉज हम जब फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तब हमें ये FII के बारे में थोड़ा सा देखना है, इसके लिए मैंने आपको ये चीज जो है वो एक्सप्लेन की। क्लियर हुआ ना सभी को। ये चार टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, रिटेलर्स, HNI, DII और FII। सभी लोग नोट्स भी बना रहे हो ना मेरे साथ में, कोई भी ऐसा नहीं ना कि सर नोट्स नहीं बना रहे, हम बना रहे हो ना सभी लोग नोट्स। देखो, अगर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ आपको, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे कि हर एक मेरे क्वेश्चन का आंसर करो आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। देखो मार्केट में टोटली 4 to 5 टाइप्स के रेशोज होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। फर्स्ट है PE रेशो। PE रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, इसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि आप किसी भी कंपनी को 1 रुपीज कमाने के लिए कितने पैसे दे रहे हो। क्या सिंपल मीनिंग है, आप किसी भी कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे दे रहे हो। मतलब अगर कोई कंपनी अगर 1 रुपए कमा रही है, तो उस 1 रुपए कमाने के लिए आप उस कंपनी को कितने पैसे पे कर पा रहे हो। 30 रुपीज का पी है, इसका मतलब आप इस कंपनी को 30 रुपए पे कर रहे हो कि वो कंपनी 1 रुपए कमा पाए। अभी आप ये पी रेशो कैसे निकालोगे, उसका कुछ फॉर्मूलाज है, बट अपने को उतना डीप नहीं जाना है। हमें जस्ट इतना समझना है कि कंपनी का पी रेशो एटलीस्ट 100 से कम हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आसपास हो सकते हैं। 100 से क्या होना चाहिए, पी रेशो कम होना चाहिए। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज देखो अगर कोई कंपनी को आप 1 रुपए कमाने के लिए अगर 150 रुपए दे रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप आपकी खुद की चाय की टपरी डालो, जहाँ पे 100 रुपए का अगर चाय बनाओगे तो 150 रुपए में बेचोगे, है ना। मतलब आपको यहाँ पे 1 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 2 रुपए का खर्चा आया, तो आप किसी और कंपनी को पैसे देने से मतलब ही क्या बनता है आपका। अगर वो कंपनी 100 रुपए लगा के सिर्फ 1 ही रुपए कमा पा रही है, तो एटलीस्ट किसी भी कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करो तो पी रेशो देखो उस कंपनी का, कि उस कंपनी का पी रेशो क्या है, कितना पी दे रही है उस कंपनी, वो कंपनी कितना पी दे रही है। एटलीस्ट 100 रुपए से क्या होना चाहिए, वो पी रेशो कम होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, क्लियर है। यस सर। ओके, देखो ये पी रेशो निकलता है इसका एक है, कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया उससे डिवाइड करो नंबर्स ऑफ शेयर को। ठीक है, जो भी सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको सेल्स से क्या करो, डिवाइड करो। बट इसकी कुछ ये नहीं है अभी तो नीड। ठीक है, अभी इस कंपनी का पी देखो कितना है, स्टॉक का पी क्या है, कितना पी है, 34.5। राइट, 34.5। अच्छा पी है ये, डेफिनेटली बहुत बेटर पी है। बिकॉज हमें तो देखना था 100 रुपए से क्या होना चाहिए कम, ये बहुत कम है। तो हमारे लिए क्या है, ये बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी पी जो है वो अच्छा दे रही है। मतलब कंपनी को बेटर है। कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए 34.5 रुपीज क्या कर रहा है, पे कर रहा है। मतलब कंपनी भी अच्छा ग्रो कर रही है। किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करो, तो आपको उसके बाद देखना है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में, कि जब कंपनी बिकेगी, अगर कभी कंपनी अगर लॉसेस में चली जाती है, पूरी बैंक करप्ट हो जाती है, पूरी कंपनी जीरो हो जाती है, ऐसा तो मारुति सुजुकी के बारे में कभी होगा नहीं, बिकॉज इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है अभी तो मारुति सुजुकी, है ना। टाटा की भी बहुत बेस्ट है, और उसके साथ साथ मारुति सुजुकी, दोनों भी कंपनीज क्या है, बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू
मतलब इफ अगर कभी कंपनी बिकेगी तो कितने में बिकेगी, मतलब कंपनी के टोटल एसेट्स क्या है, कंपनी के कैश कितनी है, कंपनी के डेटर्स कितने हैं, कंपनी के पास पैसा कितना आएगा एट द एंड इतना। अगर कंपनी कभी अगर जीरो हो जाएगी तो कंपनी के एसेट्स वगैरह सारे मिला जुला के कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। मतलब कंपनी की प्राइस क्या है अभी। शेयर की प्राइस कुछ भी होने दो, अगर कंपनी बिकेगी, कंपनी अगर जीरो में चली जाएगी, कुछ भी कमा नहीं रही है, कुछ सब कुछ बंद कर रही है कंपनी, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो होता है बुक वैल्यू। अभी इस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी भी होने दो, बट आपको ये देखना है कि कोई भी कंपनी अगर बिकेगी तो एटलीस्ट उसके 50% पे बिके। मतलब अगर कंपनी पूरी शट डाउन हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने 5,000 इन्वेस्ट किया है, तो एटलीस्ट आपको 2,500 तो मिले, है ना। अगर कभी बंद ही पड़ गई कंपनी तो एटलीस्ट 5,000 के आपको 2,500 तो मिले, एटलीस्ट 50% तक का तो बुक वैल्यू होना चाहिए उसका। मतलब अगर कंपनी की शेयर प्राइस अगर 1,200 रुपए है तो उसका बुक वैल्यू, सॉरी, अगर कंपनी की शेयर की प्राइस 1,200 है तो उसका बुक वैल्यू एटलीस्ट 600 तो होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी बिकेगी तो 600 रुपए में बिकेगी, है ना। कंपनी के शेयर प्राइस में, आपने शेयर में मान लो आपने 1,200 रुपए इन्वेस्ट किए, बट कंपनी बाई चांस कभी फॉल हो गई, जीरो हो गई, ऐसा होगा नहीं अभी तो सुजुकी के बारे में, बट हो गई, तो आपको कितने मिलने चाहिए, 600 एटलीस्ट। तो एटलीस्ट 600 क्या होनी चाहिए इसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 50% आधी हो तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखो कितनी बुक वैल्यू है, शेयर की प्राइस कितनी है 1,600, और बुक वैल्यू सिर्फ 3,000। मतलब अगर कभी शेयर जीरो हो गया, मतलब कभी कंपनी बंद पड़ गई, तो आपको कितने मिलेंगे पर शेयर के पीछे, सिर्फ 3,000। मतलब अगर आपने 16 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो आपको मिलेंगे कितने, सिर्फ 3 लाख रुपए। कितने मिलेंगे, 3 लाख। तो आपको ये चीज क्या लग रही है, अच्छी है या फिर बुरी है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज हमें तो 50% चाहिए था। एटलीस्ट 8,000 या फिर 9,000 या फिर 7,000 तो होना चाहिए था, बट इसका पी रेशो जो है वो बहुत क्या है, कम है। उसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड। इसके बाद क्या है, डिविडेंड यील्ड। अभी ये चीज जो है ना आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगी, थोड़ा थियरी टाइप लगेगी, सर क्या पढ़ा रहे हो। बट देखो जैसे धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, जैसे आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट टेक्निकल्स में हम जैसे शिफ्ट होंगे ना, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ये चीजें सीखने में, बिकॉज वो चीजों में मास्टर हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से टेक्निकली चीजें को हैंडल किया जाता है, कैसे टेक्निकल चीजें समझाई समझी जाती है, और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो चीजें मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है। तो मैं आपको वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। बट ये चीजें थोड़ी थ्योरेटिकल लगती है लोगों को, सर फंडामेंटल देखना ही नहीं है, कोई ब्लू चिप कंपनी देखेंगे और उसको बाय करेंगे। हाँ डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बट एक बेटर अच्छे रिटर्न्स के लिए आपको फंडामेंटल देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड यील्ड होता क्या है, डिविडेंड यील्ड मतलब आपको वो कंपनी पूरे साल में कितना डिविडेंड पे कर रही है। डिविडेंड मतलब देखो, इसको एक एग्जांपल थ्रू मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एमआरएफ कंपनी है, ठीक है। एमआरएफ कंपनी ने 2025 में प्रॉफिट बनाया कितना, 500 करोड़ का। कितने करोड़ का, 500 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। तो ये प्रॉफिट जो बनाया वो अकेले एमआरएफ कंपनी का है क्या, नहीं। इस कंपनी के जिन जिन लोगों ने शेयर्स भी परचेस किए हुए हैं उन हर एक पर्सन का ये प्रॉफिट है, बिकॉज वो भी ओनर ही है ना उस कंपनी के, है ना, पार्टली ओनर ही है वो भी लोग। तो जो एमआरएफ का मैनेजमेंट है वो दो चीजें कर सकता है। एक तो जो 500 करोड़ का प्रॉफिट है वो हर शेयर होल्डर में इक्वली बांट दिया जाए। अदरवाइज ये जो 500 करोड़ है उसको फिर से री इन्वेस्ट कंपनी में करके, मतलब कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करके और कंपनी को ग्रो किया जाए। दो ही ऑप्शन है ना, एक तो कंपनी को और ग्रो करो, 500 करोड़ आया जो प्रॉफिट आया उसको और फिर से कंपनी में लगाओ और कंपनी को ग्रो करो। अदरवाइज जो भी शेयर होल्डर्स है उनमें बांट दो प्रॉफिट। दो ऑप्शन है। तो जब भी कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में बांटती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है। तो चलो, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी कंपनी का डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं दे रही है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज कंपनी अपने आप में पैसा लगा के और कंपनी को ग्रो करेगी। अगर कंपनी ग्रो होगी तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो वैसे भी आपको प्रॉफिट होगा ही, है ना। अगर डिविडेंड दे रही है तो वैसे भी
आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है, पैसे तो मिल ही रहे हैं, शेयर की प्राइजेस भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों चीजें भी अच्छी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि डिविडेंड प्राइस कुछ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है। देखो, उसके बाद आरओसी में जब सिखाऊंगा, हम जब आगे जाएंगे तो आरओसी थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बता दूंगा आगे जाके। अभी आप यह समझना कि आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि शेयर की प्राइजेस में इंक्रीज कितना हो रहा है हर साल, 15%। एटलीस्ट जो शेयर की प्राइजेस इंक्रीज होती है वो मिनिमम 10 से 12% तो होनी चाहिए। यहाँ पे 15 है तो बहुत अच्छा है। कितनी होनी चाहिए, 10 से 12। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज आपका जो बैंक है वो भी आपको 7 से 8% रिटर्न दे देता है ना, 6% दे रहा है, 7% दे रहा है, तो उससे तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए ना। तो एटलीस्ट 10-12% की इक्विटी में तो रिटर्न्स होने चाहिए। इक्विटी मतलब हर साल शेयर की प्राइसेस कितनी बढ़ रही है, 15.9। और ये जो होता है वो कंपाउंडेड होता है। मतलब मान लो अगर आज इस कंपनी की शेयर प्राइस है 100 रुपए, या फिर 1000 रुपए मान लो। कितनी प्राइस है, 1000 रुपए मान लो शेयर की प्राइस है, कितनी है, 2025 में या फिर 2020 में शेयर प्राइस थी 1000 रुपीज। 15% का इंटरेस्ट मतलब नेक्स्ट ईयर 2000, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर से 25 लिखा था, 2021 में कंपनी की शेयर प्राइस 15% की से इंक्रीज हुई, मतलब 150 रुपए से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके और अगले साल 150 रुपए से 15% से इंक्रीज हुई 2022 में। अभी ये जो 15% इंक्रीज होगी वो यहाँ से हो रही है क्या, नहीं, यहाँ से 15% का से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या, ये तो 100,000 के 1500 है ही, 1500 इंटू 15% कितना होता है, अप्रोक्स 132522। मतलब फर्स्ट ईयर इतनी बड़ी, सेकेंड ईयर इतनी बड़ी, तो और प्राइस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। क्लियर एवरीवन, समझ पा रहे हो। इफ यस। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो आप वहीं पे मुझे रोक के पूछ लेना, ठीक है, बिकॉज हम काफी स्लो जा रहे हैं। एवरीवन क्लियर हुआ, चलो। अभी यहाँ पे हमें और एक प्लस पॉइंट मिला। फर्स्ट प्लस पॉइंट हमारा यह है कि कंपनी का पी रेशो अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो ही सिर्फ हमें एक क्या दिख रही है, निगेटिव में। ठीक है, डिविडेंड का तो कोई यही नहीं है कि डिविडेंड कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। फेस वैल्यू मतलब क्या, फेस वैल्यू मतलब जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी उस दिन एक शेयर की प्राइस क्या थी। इसका सिंपल मीनिंग मतलब जिस दिन ओनर्स ने कंपनी को शुरू किया उस दिन उस शेयर की प्राइस क्या थी, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। कितनी थी, 5 रुपए। और आज 5 रुपए से 16,670 रुपए प्राइस चल रही है। मतलब आप सोच रख सकते हो कि कंपनी का जो ओनर है उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। उसके पास क्या, आपको क्या लगता है, 1000-2000 शेयर्स होंगे, लाख 2 लाख बस शेयर्स होंगे, काफी हेवी क्वांटिटी में बहुत इनके पास होंगे। बहुत शेयर्स होंगे, राइट। क्लियर एवरीवन। इसका फेस वैल्यू का कुछ ये नहीं है, हाइज लोज का भी आपको को कुछ नहीं देखना, हमें जस्ट तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट पी रेशो, उसके बाद आरओसी और बुक वैल्यू। क्लियर, ये होना चाहिए 10-12% से ज्यादा, ये 100 रुपए से कम। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। यहाँ पे जाके देखेंगे प्रोज और कॉन्स के बारे में। जितने आपको यहाँ पे प्रोज में लिखा हुआ मिलेगा उतना आप ये समझ सकते हो कि कंपनी अच्छी है। कॉन्स में जितना कम चीजें होगी उतना आप समझ सकते हो कंपनी क्या है, अच्छी है। कॉन्स में क्या होना चाहिए, कम। अगर कॉन्स ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको निगेटिव ज्यादा दिख रहा है, काफी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको ये निगेटिव चीजें ज्यादा दिखेगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ज्यादा दिख रहा है तो ये समझना कि कंपनी क्या है, थोड़ी सी अभी वीक परफॉर्मेंस दिखा रही है अपना। क्लियर, अभी यहाँ पे ग्रीन में सारी चीजें अच्छी है, मतलब प्रोज अच्छे है, तो कंपनी थोड़ी सी बेटर है। तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिल जाता है, अप्रोक्स आपको 3 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और लॉस में आपका सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि था हमारा बुक वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे आएंगे और आगे जाके हम देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है मारुति सुजुकी, वो अपने सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस कर रही है। सेक्टर मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी कंपनी किस लेवल पे है। देखो अभी हम इंडिया में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी देखो टाटा। इंडिया में तो अभी मारुति सुजुकी जो है वो टॉप पे बैठी है, राइट, टाटा मोटर्स। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद hyundai। hyundai पे एक इंडियन कंपनीज नहीं है, एक दूसरे स्टेट की कंपनी है,
बट अभी इन्होंने इंडिया में क्या किया हुआ है, अपने शेयर को लॉन्च किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में डाल दिया है। ठीक है। फर्स्ट क्या है, मारुति सुजुकी, अपनी कंपनी अपने सेक्टर में टॉप पे बैठी हुई है। सेकंड है महिंद्रा एंड महिंद्रा, थार वगैरह आपको पता है, स्कॉर्पियोन थार वगैरह ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। उसके बाद hyundai, क्रेटा वेरना वगैरह वो कंपनी इसकी है। उसके बाद है टाटा, टाटा मोटर्स की काफी सारी कंपनी कार्स है जो कि बहुत रिलायबल है, काफी लोग प्रेफर करते हैं टाटा मोटर्स को भी। जैसे हैरियर है, पंच है, काफी कंपनीज है। ठीक है। कर्व आई हुई है टाटा मोटर्स की। तो अपने सेक्टर में तो मारुति सुजुकी टॉप पे बैठी हुई है। तो हम देखेंगे कि सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि कंपनी जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। चलो, कंपनी का सेक्टर वाइज पी देखेंगे। सबसे बेस्ट पी कौन दे रहा है आपको पता है? टाटा मोटर्स। सबसे बेस्ट टाटा मोटर की पैसेंजर व्हीकल। ठीक है। टाटा मोटर की पैसेंजर व्हीकल सबसे बेस्ट पीवी दे रहा है आज के टाइम पे। ठीक है। और सबसे वर्स्ट अगर कोई पीवी दे रहा होगा तो वो दे रहा है ओलेक्ट्रा। ठीक है। तो ओला ओलेक्ट्रा है। उसके बाद मर्क्यूरी ईवीटेक है। तो ये कंपनी बहुत बेकार पीवी दे रही, ईवी दे रही है, पी दे रही है। ठीक है। तो मारुति, आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मारुति सुजुकी तो अच्छा पीवी पी दे ही रही है। काफी कंपनीज है जो कि अच्छा पी दे रही है। उसके बाद मार्केट कैप तो इसको छोड़ो, डिविडेंड छोड़ दो, नेट क्वार्टर वाइज ये इसको भी छोड़ो, सेल्स देखो। सेल्स कौन अच्छा कर रहा है उसे हम देखते हैं। सेल्स सबसे अगर अच्छा हम देखेंगे तो सबसे बेस्ट सेल्स है हमारी ही कंपनी का, मारुति सुजुकी का सबसे बेस्ट सेल्स है। उसके बाद मैंने हम देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो भी अच्छा सेल्स कर रही है। उसके बाद शायद महिंद्रा का सबसे ज्यादा सेल है ना, 46,000 करोड़ और हमारा 42,000 करोड़, मतलब अब तक महिंद्रा का सबसे ज्यादा सेल है। बट आपको पता ही होगा कि हमारी मारुति सुजुकी की कार जो है वो थोड़ी सस्ती है, और महिंद्रा की जो गाड़ीज है वो थोड़ी सी महंगी है, इसकी वजह से उनका सेल्स थोड़ा ज्यादा दिख भी सकता है ना। उसके बाद टाटा मोटर्स अगर देखेंगे तो शायद टाटा मोटर्स सबसे टॉप में है क्या? सबसे टॉप में टाटा मोटर्स है सेल्स में। आपको क्या लग रहा है? 72,000 करोड़, मतलब अप्रोक्स डबल सेल्स है। मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, hyundai, इनसे सबसे ज्यादा सेल्स अभी तो टाटा मोटर्स का ही है। पी रेशो भी सबसे बेस्ट टाटा मोटर्स ही दे रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सबसे बेस्ट पी दे रही है, सबसे सेल्स भी उन्हीं का अच्छा है। ठीक है। आरओसी देखोगे तो सबसे अच्छा आरओसी ही, जहाँ जितना आरओसी कम दिखेगा उतनी कंपनी अच्छी रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आरओसी सबसे ज्यादा कम है। उसके बाद हमारी कंपनी का भी बेटर है। उसके बाद टाटा मोटर्स का भी अच्छा आरओसी ही है। ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में अगर कॉम्पिटिटर वाइज देखेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहाँ पे विन कर रही है ना। और हमारी कंपनी सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब ये भी हमारे लिए क्या है, बेस्ट साइन है। अपने सेक्टर में तो टॉप परफॉर्मेंस में है अपनी कंपनी। ठीक है। बट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में टॉप कर रही है अभी के टाइम पे। चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। आगे जाने के बाद हम देखेंगे कि अपने कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो, कंपनी का सेल्स 44,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40, 57, 68, 79, 86, 75, 70, 88, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000 करोड़। सेल्स तो बढ़ रहे हैं, तो देखेंगे प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं क्या। 2014 में सिर्फ 2,000 करोड़ का प्रॉफिट, 15 में आते आते 3,000 करोड़, आते आते 2022 में आते आते 3,000 करोड़ के आसपास ही था। बिकॉज लॉकडाउन था 2020-22 के बाद, है ना। 22 में तो लॉकडाउन नहीं था, 20-21 के आसपास था। उसके बाद 23 में 8,000 करोड़, 13,000, 14,000 और 14,000। मतलब देखेंगे अगर पिछले 10 साल में, तो प्रॉफिट अप्रोक्स 4x हो चुका है, 4 टू इंक्रीज हो 5x। क्या बोल रहे हो? इंक्रीज हो रहा है। राइट। ये 4 टू 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 4 टू 5 टाइम्स क्या हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। मतलब कंपनी सेल्स भी बढ़ा रही है और प्रॉफिट भी कंपनी के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है। तो काफी हमें पॉजिटिव चीजें मिल रही है। बैलेंस शीट ना देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज बैलेंस शीट पूरा टैली हो चुका है वो, मतलब यहाँ पे इतनी सारी चीजें नहीं है देखने के लिए। उसके बाद हमें देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं देखो।
56, 56, 56, 56, 56, 58, 58, 58, 58, 58.28, 58.28, 58.28, 58.28। अभी इसका मीनिंग क्या है? जो कम प्रमोटर्स मतलब कौन, पता है किसी को? प्रमोटर कौन होता है? किसी को पता है प्रमोटर्स कौन होता है? प्रमोटर्स मतलब वो लोग जो खुद कंपनी के ओनर है। प्रमोटर्स मतलब कौन? कंपनी के ओनर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिकली शेयर्स को बेचा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर्स। अबे आप मुझे बताना, आप किसी कंपनी के मालिक हो, XYZ कंपनी के, आप क्या हो? ओनर हो। क्या हो? ओनर हो। आपने आपकी जो कंपनी के शेयर्स है वो पब्लिकली क्या की है? सेल की है। बट अभी आप उस कंपनी के शेयर फिर से बाय कर रहे हो, क्यों बाय करोगे आप बताओ? अबे आपकी कंपनी है, आपने पब्लिकली बेच दी है, आपने आपकी कंपनी के शेयर्स मुझे बेच दिए। अबे आप मुझसे फिर से खरीद रहे हो, क्यों खरीदोगे आप? आपको क्या लगता है क्यों खरीद सकते हो आप मेरे कंपनी के फिर से शेयर्स? मेरे नहीं, आपकी खुद की कंपनी के, आप क्यों शेयर्स फिर से परचेस कर सकते हो? इसका सिंगल एक ही रीजन हो सकता है कि आपको पता है कि आप आपकी कंपनी में कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हो, और इन फ्यूचर आपके कंपनी के शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी। राइट? इसके अलावा कोई रीजन हो सकता है क्या? और एक रीजन हो सकता है कि चलो पैसा पड़ा है अपने पास तो खरीद लेते हैं। बट कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, पैसा पड़ा है इसकी वजह से खरीद लिया। कुछ तो प्रॉफिट दिखना चाहिए ना। अपनी कंपनी लॉस में जा रही है तो अपने कंपनी के शेयर्स लेने से बेटर है अपन दूसरे कंपनी के शेयर्स ले ले। बट हमें पता है कि हमारी कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है इन फ्यूचर। इसकी वजह से प्रमोटर्स क्या करते हैं? अपने खुद की कंपनी के शेयर्स को फिर से रीपर्चेस करते हैं। क्या करते हैं? रिपर्चेस करते हैं। जब भी कोई प्रमोटर अपने कंपनी के जो शेयर्स है उसको फ्री परचेस करेगा, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि वो जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी में कुछ ग्रोथ देखना चाहता है। उसको पता है कि अपनी कंपनी अच्छी कंपनी है और ये आगे जाके प्रॉफिट बना के देगी हमें। तो चलो यहाँ पे प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं? कंपनी में फिर से बाइंग कर रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग है कि कंपनी के शेयर की प्राइसेस क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। देखो यहाँ पे आप जाके देखना हिस्ट्री में, सितंबर 2023 में प्रमोटर्स ने शेयर्स को बाय किया है। सितंबर की प्राइस देखना, और आप जाके 2024 के सितंबर की प्राइस देखना, आपको काफी शेयर में इंक्रीज दिखेगा। काफी शेयर की प्राइस बढ़ी हुई दिखेगी। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ये टाइम में इन्वेस्टर ने, जो भी प्रमोटर्स है, उन्होंने बाय किया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कंपनी में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो अपने शेयर्स की प्राइस क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, चलो हम, आपको ऐसा लग रहा है तो हम जाके देखते भी है चार्ट पे। ये देखो मारुति सुजुकी का हम शेयर जाके देखते हैं। जून 2023 में बायर्स ने कब बाय किया था? सितंबर नहीं, सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में बाय किया था। ठीक है, तो चलो हम दिसंबर 2023 में जाके देखते हैं। 2023, 22 आ गया, हम यहाँ पे नवंबर। चलो, ये जो नवंबर से दिसंबर है, इसके बीच में ये जो फेज है यहाँ पे प्रमोटर्स ने क्या किया हुआ है? बाय किया हुआ है। मतलब एक एवरेज बीच का प्राइस ले लेते हैं चलो अपन, 8,800 रुपये पे क्या किया प्रमोटर्स ने? बाय किया। उसके बाद देखो कंपनी की प्राइसेस कितनी इंक्रीज हो गई है उसके बाद। दिख रहा है आपको? यहाँ पे प्रमोटर्स ने बाय किया हुआ है, यहाँ पे। यहाँ से देखो शेयर की प्राइसेस एक साल में अप्रोक्स 8,000 की प्राइस जो थी, यहाँ पे 8,000 की जो प्राइस थी, 8,500 की, वो एक 1.5 2 साल में 9 10 11 12 13 5,000 से इंक्रीज हो गई। 5,000, आप समझ रहे हो? अगर 8 CR अगर लगा रहे हैं वो प्रमोटर्स, अगर 80 करोड़ लगा रहे हैं तो उनको उसमें 50 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 80 करोड़ लगा के बस। समझ रहे हो कि प्रमोटर्स ने क्यों बाय किए होंगे शेयर्स को अपने? देखो यहाँ पे फिर से प्रमोटर्स ने कब बाय किया अपने शेयर्स को? यहाँ पे दिसंबर सितंबर दिसंबर 2024 के आसपास, 20, जस्ट एक छोटा सा बाइंग है, 0 पॉइंट कुछ समथिंग है यहाँ पे, 0.09।
इतना ही बाइंगे शायद, बट ये भी बाइंग ही है ना, बाय कर रहे हैं मतलब प्रमोटर्स। चलो यहाँ पे दिसंबर 2024 में बाय किया है, नहीं 24 नहीं, कहाँ पे है, हाँ जस्ट दिसंबर 2024। चलो यहाँ पे देखो, दिसंबर नवंबर दिसंबर, देख रहे हो आप, ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रमोटर्स ने बाय किया हुआ है शेयर्स को। तो जब आपने अगर वो टाइम पे अगर देखा होता कि प्रमोटर्स शेयर को बाय कर रहे हैं, तो आपके पास आपका एक ओपिनियन बनता कि प्रमोटर्स अगर बाय कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ देख रहे हैं। जस्ट 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, लास्ट ईयर दिसंबर बाय किया था, आज दिसंबर में प्राइस अप्रोक्स 16,000 चल रही है। कितनी चल रही है? 16,200 300 रुपए। यहाँ पे सिर्फ कितनी प्राइस है? 11,000। अगर यहाँ पे सिर्फ 11,000 लगाते एक शेयर में, तो आज आपके 16,000 हो जाते। अप्रोक्स ये जो रिटर्न्स है वो 30 to 40% के रिटर्न्स है। कितने? 30-40%। जो कि बैंक आपको एक साल में सिर्फ 6% के रिटर्न देता है। इतने परसेंट के लिए आपको बैंक में 5 साल रुकना पड़ेगा। वही सेम शेयर ने आपको एक साल में रिटर्न्स दिए। तो ये अगर आपको पहले ही पता होता कि मुझे देखना है कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, शेयर को बाय कर रहे हैं, अगर लेटेस्ट में अगर शेयर को बाय किया होता तो मुझे ये पता चलता कि मुझे भी उस शेयर की कंपनी को क्या, उस कंपनी को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। चलो, क्लियर एवरीवन। उसके बाद हम देखेंगे एफ आई आई। एफ आई आई क्या कर रहे हैं? एफ आई आई देखो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। एफ आई आई को बेटर नहीं लग रही होगी कंपनी। उसके बाद है डी आई आई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, ये भी सेलिंग कर रहे हैं, फिर से बाइंग कर रहे हैं। अभी क्या किया है देखो, सितंबर 2025 में डी आई आई ने शेयर को सेल किया है। पिछले 1.5 साल से, पिछले 2023 से कंटिन्यूसली बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे। और जून 2025 और सितंबर 2025 में डीआईआईज ने भी क्या किया है, थोड़ी सी सेलिंग की है। क्लियर एवरीवन। गवर्नमेंट तो कंटिन्यूसली स्टेक लेके ही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना स्टेक क्या बढ़ाया है, इंक्रीज किया हुआ है। बट इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर अस कि डीआईआई जो है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। बट पिछले 1-2 क्वार्टर से डीआईआई ने भी क्या की है, सेलिंग की है। बट प्रमोटर्स स्टिल अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव रखे, प्रमोटर्स ने कुछ भी नहीं एक्टिविटीज की हुई। देखो, आपको बताओ क्या डीआईआई क्यों सेल करते हैं? डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड है, एलआईसी पॉलिसीज है, इनको प्रॉफिट निकाल के ही एग्जिट करना है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी लास्ट 1-2 महीने में टॉप पे आके बैठी हुई है। यहाँ पे इन्होंने सेलिंग किया बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बाय किया हुआ है, और इनका काम यही होता है कि छोटी छोटी मूवमेंट को पकड़ो, एग्जिट मारो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे बाय करो, फिर से ऊपर जाएगी तो एग्जिट करो। ये काम उनका होता है। तो आपको ये चीज नहीं देखनी कि कहाँ पे डोमेस्टिक ज्यादा ये कर रहे हैं। प्रमोटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं शेयर्स को। अभी हमें इतना तो पता चला, हमारे पास काफी प्लस पॉइंट है। तो आप इतने सारे प्लस पॉइंट देख के डायरेक्टली कंपनी को बाय करोगे क्या? नहीं। बट आपको इतना पता चला कि जो मारुति सुजुकी है वो एक बेस्ट कंपनी है बाइंग के लिए। क्या है? बेस्ट कंपनी है फॉर बाइंग। बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं शेयर्स को, है ना। कंपनी का पी रेशो अच्छा है। कंपनी की बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है, बट चलो कोई बात नहीं, एक ही हमारे पास निगेटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी का जो आरओसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओई है, कंपनी का सब बेटर है। कंपनी अपने सेक्टर में सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस कर रही है। टॉप में टाटा मोटर्स थी ना, है ना। टाटा मोटर्स थी शायद टॉप में, टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल बोल रहा हूँ मैं, शायद टॉप में वो थी। और सेकंड नंबर पे मारुति सुजुकी क्या कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है। अभी आपका एक होमवर्क रहेगा, आप सभी लोग है ना, कल, देखो आज का अभी सेशन एंड नहीं हो रहा हमारा, और भी चीजें हम देखने वाले हैं, नहीं तो आप एग्जिट कर दोगे। आपका एक होमवर्क रहेगा सभी लोगों का कि आप सभी लोग किसी भी एक कंपनी का, जो आपको अच्छी लग रही है कंपनी, उस कंपनी का क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। और मुझे आके कल बताओगे कि आपने कौन सी कंपनी का एनालिसिस किया है, और वो कंपनी बाइंग के लिए बेस्ट है या फिर नहीं, उस कंपनी को आप बाय कर सकते हो या फिर नहीं। ठीक है। सभी लोग देखोगे फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी एक कंपनी का, जो आपको कंपनी अच्छी लगे, या फिर जिस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आप देखो। हर कोई अलग अलग कंपनी करना, नहीं तो हर कोई रिलायंस देखेगा जाके, है ना, रिलायंस या फिर टाटा मोटर्स। बिकॉज बड़ी कंपनीज है, काफी लोगों के मुंह पे नाम होता है उस कंपनीज का। अदानी पावर है। अभी कभी भी हम शेयर मार्केट का नाम लेते हो, पहले रिलायंस का नाम ले लेते हैं। काफी लोगों को रिलेट होते हैं रिलायंस से, बिकॉज
लोगों को ऐसा लगता है शेयर मार्केट मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा मोटर्स। तो ऐसा नहीं है, काफी कंपनीज है, जैसे टीसीएस है, एलआईसी है, काफी कंपनीज है, वरुण इंडियन बेवरेज है। बोलो बोलो सौरभ जी। इंडियन ऑयल। हाँ, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम है, एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, काफी कंपनीज है जिसका आप एनालिसिस कर सकते हो, टाइटन है, ठीक है, ललानी टर्बोज है, एलएनटी है, काफी काफी कंपनीज है मार्केट में। आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना, इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई छोटी छोटी कंपनीज का एनालिसिस करना है, छोटी छोटी कंपनीज का एनालिसिस करो। और मुझे हर कोई यहाँ पे जितने भी पर्सन हो, सभी लोग मुझे कल बताओगे कि आपने कौन सी कंपनी का एनालिसिस किया और वो कंपनी बाइंग करने के लिए अच्छी है या फिर नहीं, ठीक है। और आप, अच्छी है कंपनी तो डायरेक्टली जाके बाय नहीं करोगे, और भी चीजें उसमें ऐड ऑन करनी होती है जो कि टेक्निकल एनालिसिस होता है। उसको हम आगे के लेक्चर्स में समझने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को देख के हम किस तरीके से कंपनी को बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो चार्ट होता है उसको देखा जाता है। कि ट्रेडिंग व्यू जो है, काफी लोगों का ऐसा होता है कि सर हमने सारी चीजें तो देख ली बट चार्ट कहाँ पे देखना होता है, वो भी बताओ। तो उसको हम समझेंगे, बिकॉज कल का जो सेशन होगा, कल से हम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना कहाँ पे होता है, चार्ट दिखता कैसे है, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उस चीज को देखेंगे, और हमारा जो एंजल वन का टर्मिनल है उसको किस तरीके से यूज करते हैं उसको भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट मुझे इतना बता देना सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, एवरीवन। यस सर। चलो, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बिकॉज मैंने इसका कलर मेरे इसके लिए थोड़ा सा ये चेंज करके रखा है। चलो, सभी लोगों को दिख रहा है चार्ट। तो ये यस चार्ट है, आप देखोगे कहाँ से, देखो, आप डायरेक्टली गूगल पे जाओगे। तो गूगल पे जाने के बाद अब अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू, क्या सर्च करना है आपको, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद पहली जो लिंक आएगी उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे ऊपर सर्च करो जो भी आपको शेयर देखना है। चलो, यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स ही सर्च कर लेता हूँ। चलो, यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सर्च किया, लॉन्च चार्ट के ऊपर क्लिक किया। तो ये क्या आया मेरे सामने, ये टर्मिनल है, ये वेब टर्मिनल है, ठीक है। ये वेब पे आपको ये सारी चीजें दिखेगी। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे भी आपको सेम चीजें जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं, ये सारा जो दिख रहा है हमें सामने वो है क्या। ये जो आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम शो होगा कि आपको किस कंपनी का, ये जो चार्ट देख रहे हो वो किस कंपनी का देख रहे हो। उसके बाद आपको ये जो लेफ्ट साइड में दिख रही है, टूल्स है काफी सारे जो कि हम ड्रॉ वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, इसको साइड में रखो। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये टाइमलाइन होती है कि आप ये जो देख रहे हो, ये कैंडल अक्टूबर की है, या नवंबर की है, दिसंबर की है, सितंबर, यहाँ पे अगस्त, ये टाइम आपको दिख रहा है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसके लिए आपको ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, ये काफी चीजें दिख रही है। इसको हम देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ये चीजें होती क्या है उसको भी। यहाँ पे देखो आपको शेयर्स दिख रहे हैं, रिलायंस, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, काफी सारे शेयर्स दिख रहे हैं। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। देखो, जैसे प्लस के ऊपर क्लिक किया तो मुझे टाटा मोटर्स कमर पैसेंजर व्हीकल इसको ऐड करना है, तो मैंने इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया। सॉरी, अभी यहाँ पे मैंने साइन अप नहीं किया हुआ है, इसके वजह से। यहाँ पे आप प्लस में जाके कोई भी कंपनी ऐड कर सकते हो। इसको ऐसा ये करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कि कोई आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। इफ अगर कुछ ऐड करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड में टूल दिख रहे हैं, इसको हम देखते हैं कि कैसे यूज करने होते हैं। यहाँ पे काफी सारे टूल्स है, जैसे एक ट्रेंड लाइन का टूल है जहाँ से आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, उसी में ही काफी है टूल्स। एक पैरेलल चैनल है, आपको कुछ ऐसा डबल बॉक्स ड्रॉ करना है तो आप ऐसे डबल बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन है, इसको मैं आपको ट्रेड करते वक्त बताऊंगा कि ये जो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन होती है ये क्या टूल है। जस्ट ये जो सारे हैं वो टूल है ड्राइंग के लिए, आपको चार्ट को थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखने के लिए ये सारे टूल्स है। यहाँ पे ब्रश है जिससे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो ऐसे टेक्स्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे इमोजीज मिलेंगे आपको काफी सारे, जो कि आप यहाँ पे आपको लगाने तो आप ऐसे इमोजीज पर लगा सकते हो। काफी ऐसे टूल्स है जो कि इसकी ज्यादा नीड नहीं है, बट फिर भी इन्होंने काफी दिए हुए हैं टूल्स। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे, ये जो है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो दो तीन टूल है, ठीक है। ये फर्स्ट डी दिख रहा है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। वन क्लिक करोगे तो आपको ये जो हर एक कैंडल दिख रही है वो 1 मिनट की दिख रही है। ये जो एक कैंडल दिख रही है आपको, हर एक कैंडल वो 1 मिनट की है। कितने मिनट की? 1 मिनट की। उसके बाजू में आपको अगर उसी के ऊपर क्लिक करके अगर 5 कर देते हो, तो अगर एक जो हर एक कैंडल जो दिख रही है वो 5 मिनट की दिख रही है आपको। इसको हम देखेंगे टेक्निकल के टाइम पे डीप में, बट जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाजू में आपको ये जो दिख रहा है कैंडल्स का, ये आप कैंडल्स चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा तो आप लाइन चार्ट कर सकते हो, ऐसे लाइन दिखेगी। बट आपको कोई चीज करने की नीड नहीं है, कैंडल्स ही सबसे बेस्ट है। यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इसके बारे में भी दो तीन इंडिकेटर्स है जो मैं आपको बता दूंगा। एक दो इंडिकेटर है जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग की जर्नी में, ठीक है। समझ गए सभी लोग? ये जो है जस्ट यहाँ पे प्राइजेस दिख रही है, ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं अभी लेटेस्ट की आपको प्राइस दिख रही है यहाँ पे, कितनी प्राइस चल रही है शेयर की, ठीक है। ये SPX है, ये बाहर के देश का एक मार्केट है, S&P 500 बोलते हैं इसे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जस्ट रिलायंस, ये रिलायंस का शेयर है, सारी चीजें, ठीक है। ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, कुछ टूल्स वगैरह रिप्ले वगैरह के ऑप्शंस हैं। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को ये समझा? या फिर आप डायरेक्टली जाके प्ले स्टोर पे भी जाके इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो, यहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग व्यू सर्च कर देना। ट्रेडिंग व्यू पे आप गए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐप, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एवरीवन क्लियर? चलो, और अब हम देखते हैं कि आपका जो डिमैट अकाउंट है एंजल वन का, उसको किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से आपको चीजें दिखती है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ऐप ओपन कर रहे हो तो इस तरीके का आपके सामने फेस होता है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, अकाउंट्स। होम में आपको काफी चीजें दिखेगी, जैसे यहाँ पे आपको सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी दिख रहा है, बैंक एक्स दिख रहा है, डाउ जोन्स दिख रहे हैं। अभी ये है क्या? ये इंडेक्स होते हैं, इनको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसी में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे देखने वाले हैं। सेंसेक्स निफ्टी है, उसके बाद बैंक एक्स है, डाउ जोन्स है, ये होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर्स दिख रहे हैं, एशियन पेंट्स है, काफी शुरुआत सारे। निफ्टी से ही करें ना? हाँ बोलो बोलो, क्या बोले आप? मतलब शुरुआत निफ्टी से ही करें ना? राइट राइट राइट, निफ्टी से शुरुआत करनी है, बट ये इंडेक्स होता है, ये आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर बैंक एक्स डाउ जोन्स से क्या होता है। यहाँ पे काफी सारे शेयर्स है। यहाँ पे आपको दिखेगा आईपीओज। आईपीओज मतलब क्या? आईपीओ मतलब क्या बताओ, बताओ आईपीओ मतलब क्या? आपको शायद मैंने कल के लेक्चर में बताया था आईपीओ क्या होता है। देखो, जब भी कोई पर्सन अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली बेचना चाहता है, जब भी कोई भी पर्सन अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली बेचना चाहता है, तो वो किसके पास आता है? NSE BSE के पास, एक्सचेंज के पास आता है। कल हमने देखा था कि वो पर्सन क्या करेगा, एक्सचेंज के पास आएगा और अपनी अपनी कंपनी के डिटेल्स दे देगा कि हमारी कंपनी ऐसी ऐसी है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो ये सारे आईपीओज है, जो कि नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, उनके आईपीओज है। देखो जैसे मीशो का आईपीओ आ रहा है, कब आएगा ये? क्लोजेस ऑन 5 दिसंबर, ठीक है। इसका आईपीओ आने वाला है, किसका? मीशो का। काफी सारी कंपनीज है, काफी सारी कंपनीज है जिनके क्या आने वाले, आईपीओ आने वाले, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। कोई कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कैटेगरीज आती है, यहाँ पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना होता है, ठीक है एवरीवन। चलो, उसके बाद यहाँ पे कमोडिटीज दिख रहा है, ETFs दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आपको SIPs करनी है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, SIPs कर सकते हो स्टॉक्स में। पर्टिकुलर स्टॉक, मान लो अगर कोई एक ऐसा स्टॉक है टाटा मोटर्स है जो कि 500 रुपए का है, अभी आपके पास 500 रुपए नहीं है, तो अपनी SIP स्टार्ट की कि 200 रुपए में हर महीने इस स्टॉक में डाल दूंगा, तो जितने भी आने क्वांटिटी आनी है तो मुझे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप किसी शेयर्स में भी SIP कर सकते हो।
उसके बाजू में आपको यहाँ पे दिख रहा है वॉच लिस्ट। यहाँ पे आपको अगर कोई शेयर देखना है, बार बार किसी शेयर को देखना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। वॉच लिस्ट में आए, जैसे मैंने यहाँ पे मेरी एक वॉच लिस्ट बना के रखी है। जैसे यहाँ पे विप्रो का शेयर है, अशोक लेलैंड है, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट्स है, सॉरी, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, भारतीय एयरटेल है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया है, गेल है। उसके बाद काफी सारी कंपनीज, एचडीएफसी बैंक है, हिंदाल्को है। ठीक है, ये ग्रेवियर स्कॉट है, काफी सारी कंपनीज का मैंने यहाँ पे एक जस्ट ऐसे ही वॉच लिस्ट बना के रखी है कि मैं उनके देख पाऊँ। ऐसा नहीं कि मुझे इसे बाय करना है, जस्ट एक वॉच करने के लिए। यहाँ पे पोर्टफोलियो होता है हमारा। इफ अगर इक्विटी के अगर हम शेयर्स कोई बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। म्यूचुअल फंड में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा। इन्वेस्टमेंट दिखेगी यहाँ पे, अपने क्या क्या करके रखी है। अभी ये जस्ट मेरा डेमो अकाउंट है, यहाँ पे मैं कुछ लेता नहीं हूँ बिकॉज मेरा सेकंड अकाउंट है, जहाँ पे यहाँ पे जस्ट मैंने ये अकाउंट आपको दिखाने के लिए ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी में आपने कुछ अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय करके रखा है, म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो यहाँ पे दिखेगा। क्लियर। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स दिखेंगे, आपके क्या सारे ऑर्डर्स है वो क्या यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको क्या होगी, शो होगी। क्लियर एवरीवन। इस तरीके से यहाँ पे एफएनओ का सेगमेंट होता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने हैं, तो यहाँ पे जाके आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी देख सकते हो। एवरीवन क्लियर हुआ सभी को कि किस तरीके से आपको ये जो टर्मिनल है उसको देखना है? एवरीवन क्लियर? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट किसी को, कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया? सारी चीजें क्लियर है सभी को, कैसे करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस, किस तरीके से स्टडी करना होता है? क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है? किसी को कुछ डाउट होगा तो आप अभी पूछ सकते हो। आकांक्षा जी आपको क्लियर है? अंकिता मैम? यस सर। ओके। सौरभ जी आपको क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, चलो। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल से हम टेक्निकल चीजों के ऊपर शिफ्ट होंगे। कल से काफी इंटरेस्टिंग चीजें होगी, काफी रिलेटिव चीजें होगी आपसे भी। बिकॉज टेक्निकल ऐसी चीज है ना, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, और मैं भी आपको काफी सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलो, कल मिलते हैं। सभी लोग टाइम पे आ जाना, जस्ट बिकॉज काफी लेट हो रहा है लेक्चर स्टार्ट करने में, 5-5 10-10 मिनट एक्सटेंड हो रहे हैं। तो कल से हम टाइम पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 7:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, तो जस्ट एक 5 मिनट पहले ही सभी लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय एवरीवन। स्वाति मैम, अंकिता मैम, सभी लोग बाय अच्छी सर। तरीके से किसी भी एक स्टॉक का आप एनालिसिस करना, और कल मुझे बता देना कि आपने कौन से स्टॉक का एनालिसिस किया। कुछ भी रॉन्ग आता है, राइट होता है, काफी आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी आज के लेक्चर में कि क्या चीजें हमें देखनी है। कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे आप पर्सनली कल आके पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय सर। बाय।